नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए हमारी जीके प्लस साइंस की सीरीज चल रही है, जो कि आज हमारी क्लास नंबर 29 है। इसके पहले हमारे प्यारे भाई हमने 28 तक पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। कल हमने इतिहास की मैराथन क्लास भी कंप्लीट कर ली, यूपी जीके की मैराथन क्लास भी हमने कंप्लीट कर ली है। कोशिश करूंगा गाइस कि अब बहुत जल्द आप सभी की और एक अच्छी मैराथन क्लास लेकर आई जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। तो अब आइए बिना किसी देरी के आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। हालांकि मैं आप सबको बता दूं गाइस कि बहुत ही बेहतरीन क्लास है आज की क्वेश्चन जो है गाइस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो अब आइए गाइस हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे प्यारे भाई आप यहाँ पर पहले देख लो, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है कि अब लक्ष्य आपका ज्यादा दूर नहीं है, बस आपको अपनी रफ्तार थोड़ी और तेज करनी होगी, क्योंकि आज अगर खामोशी से पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से गाइस आपकी सफलता की कहानी आगे चल करके जरूर लिखी जाएगी। अब आइए इसी आशा के साथ, इसी जोश के साथ हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ओ, आंसर ही दिख गया है। अब बताएंगे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारे सभी प्यारे भाई बहन राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखो, मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है हमारे प्यारे भाई? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 2 कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खोज की गई? सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खोज की गई थी? फटाफट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर बताएंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के हड़प्पा की खोज की गई थी। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे कि सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल जो है वह कहाँ स्थित है? सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ स्थित हैं? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। देखो, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो हैं वो कहाँ है, याद रखिएगा हमारे प्यारे भाई, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर बताएंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? अब देखो, यहाँ पर परिचित नहीं थे बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गाइस किस धातु की खोज की गई, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना हमारे प्यारे भाई, तांबा। ठीक है, किस धातु से परिचित नहीं थे अगर आपसे ये कहा जाता है तो याद रखिएगा, लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाई? ऑप्शन ए, लोहा। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सब प्यारे भाई बहन से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है गाइस। मैंने कल मैराथन क्लास ली है, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि इतने कहने के बावजूद भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप सीधे सीधे बता दीजिए कि मुझे आपकी मेहनत अच्छी नहीं लगती है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, पूरी दिन रात एक करके आपके लिए मैं जी जान लगा रहा हूं, ताकि आप सबका सपना पूरा हो जाए, आप सबके माँ बाप का सपना पूरा हो जाए, आपको वर्दी मिल जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका सपना जरूर पूरा होगा। अगर आप दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हो गाइस, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको वर्दी मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई की हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई ये कब की गई थी? इसका आंसर बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। इसका आंसर बताएंगे फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं 1921, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर बताएंगे कि सिंधु सभ्यता की अधिकतम मोहरे जो है ये किस पदार्थ से निर्मित हैं? अब इसका आंसर बताना है कि सिंधु सभ्यता की जो अधिकतम मोहरे हैं वो किस पदार्थ से निर्मित है? सेल खड़ी पत्थर से, तांबे से, चांदी से या फिर सोने से? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमारे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देंगे। देखो, सिंधु सभ्यता की अधिकतम मोहरे जो है गाइस ये सेल खड़ी पत्थर से निर्मित मिली है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है सेल खड़ी पत्थर से। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर बताएंगे कि लोथल जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ था। लोथल जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ था। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी प्यारे भाई राइट आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। देखो लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, भोगवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, इसका आंसर आप बताएंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। देखो आज की क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आज की क्लास की पीडीएफ हम आपको आंसर के साथ दे देंगे। ठीक है, आप आंसर को लेकर के चिंता ना करना, आज आंसर के साथ आपको मिल जाएगी, इसीलिए मैंने नीचे आंसर भी लिख दिया है। देखो वेदों की संख्या कितनी है अगर आपसे कहा जाता है तो याद रखना हमारे प्यारे भाई, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन डी। और कौन कौन से हैं याद रखना, ऋग्वेद, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, देखो लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, सुन लो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं गाइस, वेदों की संख्या है। सबसे पुराना वेद कौन सा है इसमें, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि सबसे, अब देखो वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो अब आप सब बताएंगे यहाँ पर कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखो सबसे पुराना वेद यहाँ पर कौन सा है, ऋग्वेद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं ऋग्वेद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर बताएंगे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये किस वेद में है। मैंने अभी आपको बताया है, इसका आंसर आप बताएंगे पहले कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये किस वेद में है। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। आज मैंने क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड गाइस ब्लैक कर दिया है ताकि रात में आप क्लास लेते हैं ना, तो इसी वजह से आपकी आंखों पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। लेकिन मैंने इसके जो गाइस रेशियो है थोड़ा छोटा कर रखा था, कल से मैं इसका रेशियो भी बड़ा कर लूंगा ताकि ऊपर भी कवर हो जाए। ओके, देखो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, जो सबसे पुराना वेद है ना ऋग्वेद, उसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी है। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छा आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो किसे कहा गया है। देखो जो सरस्वती नदी है ना, इसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, सरस्वती नदी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था या फिर वसूल करता था उसे क्या कहते थे। कहने का मतलब ये है कि वैदिक काल में जो राजा थे वो जनता से जो कर वसूलते थे उस कर को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहा जाता था। याद रखना मेरे प्यारे भाई, उसे बलि कहा जाता था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण से, या फिर यजुर्वेद से, या फिर मुंडको उपनिषद से। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ऋग्वेद में उल्लेख किसका है, मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का, या फिर संगीत का। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस, इसके पहले आपसे पूछा गया कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ये किस वेद में है, तो आपने बताया ऋग्वेद में। तो वही मेरे बड़े भाई कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, मंत्र का उल्लेख है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मंत्र का। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन है मंत्र का। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि साम वेद में किसका उल्लेख है। अब आप यहाँ पर बताएंगे कि साम वेद में किसका उल्लेख है। अभी मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा, आप निश्चिंत रहिए गाइस, आपको वर्दी मिल जाएगी, ये मेरा दावा है आपसे। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है।
सामवेद में किसका उल्लेख है? अगर आपसे कहा जाता है, याद रखना मेरे प्यारे भाई, सामवेद में संगीत का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संगीत का। ठीक है, तो हमारे प्यारे भाई करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे इस मेहनत को गाइस आप और भी उत्साहित करने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, और यदि मैं कर रहा हूं दिन रात एक करके आपके लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को कम से कम लाइक कर दें और मित्रों तक कम से कम एक मित्र तक अगर आप सभी प्यारे भाई बहन शेयर करेंगे तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ सकेंगे, उनका भी सपना पूरा हो जाएगा, उनको भी वर्दी पहनने का सपना पूरा हो जाएगा। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? संगीत का उल्लेख सामवेद में है, तो सामवेद को ही कहा जाएगा ना। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आपका ऑप्शन बी जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर देंगे यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? देखो मैंने सारे वेद से संबंधित यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ऋग्वेद में यंत्र का मंत्र का मैंने बता दिया है ना, सामवेद में संगीत का है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। फटाफट आंसर देंगे। यहां पर देखो आपसे क्या कहा गया, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो कर्म कांड का उल्लेख है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन बी जो है ना आपका, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्म कांड का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? देखो मैंने चारों वेद से कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि गाइज ये आपके इंपॉर्टेंट थे, पूछे जा सकते थे, तो इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए थे। ठीक है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में आपने बताया मंत्र का, उसके बाद सामवेद में आपने बताया संगीत का, और उसके बाद अथर्ववेद में आपको बताना है कि किसका उल्लेख है। ठीक है, फटाफट आंसर देंगे। यजुर्वेद में आपने बताया कर्मकांड का, तो अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? बिल्कुल सही है, रोग निवारण व जादू टोना का। यहाँ पर यही ऑप्शन बचता है ना, तो बिल्कुल सही है, रोग निवारण व जादू टोना का। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? देखो पुराणों की संख्या जो है गाइस, ये कितनी आपसे पूछा गया है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, वेदांग की जो संख्या है, वेदांगों की यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, वेदांगों की जो संख्या है ना वो 6 है। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। और पुराणों की संख्या अगर आपसे कहा जाएगा तो याद रखना ऑप्शन डी 18 पुराण है। और इसमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो याद रखना हमारे प्यारे भाई, सबसे पुराना पुराण जो है वह है मत्स्य पुराण। ठीक है, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण हो जाएगा। देखो मैं आप सबको बता दूं गाइस कि आज सर की द्वारा ली जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि टॉप 100 मैथ के प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होंगे। आओ मिलकर करें माँ बाप का सपना पूरा, क्योंकि एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के आपके साथ बिल्कुल लगातार जी जान लगाकर खड़ा हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका सपना पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, आज यानी अभी इस क्लास खत्म होने के 15 मिनट बाद आप गाइस देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है मैथ की, जो कि सर के द्वारा ली जाएगी। आप देख लीजिए, आज 8:15 पर आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। मैथ की क्लास होगी जिसमें टॉप 100 प्रश्न रहने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, एक बार क्लास को जरूर देखिएगा हमारे सभी प्यारे भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित ये क्लास होने वाली है। अगला क्वेश्चन की उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? उपनिषदों की संख्या जो है ये कुल कितनी है? फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि उपनिषदों की संख्या कुल 108 है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, शैव धर्म। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैव धर्म। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सबसे बड़ा महाकाव्य इसमें कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, रामायण, फेरी क्वीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लगभग हमारे सभी प्यारे भाई बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे।
बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत जो है ना, ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन ए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल अच्छा उत्तर आ रहा है। तो हमारे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले देख लो हिंदी की क्लास रोज शाम 6 बजे, जीके प्लस साइंस की क्लास रोज शाम 7:30 बजे, रीजनिंग की क्लास रोज सुबह 10 बजे, मैथ की क्लास जो है गाइस ये रोज दोपहर 12:30 बजे होती है। लेकिन आज मैथ की क्लास काफी ज्यादा बेहतरीन होगी, जो 8:15 पर होगी, मैराथन क्लास होगी। सभी प्यारे भाई बहन जरूर आएंगे। सारी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय एडमी सर पर मिलेगी। आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? कहने का मतलब है वास्तविक सूर्योदय से पहले हम और सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य को देखते हैं, उसका आखिर कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर विवर्तन? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं अपवर्तन के कारण, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारे प्यारे भाई ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, कि निम्नांकित में से किस रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होती है? निम्नांकित में से किस रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होती है? अब देखो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, ये प्रकीर्णन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मेरे कहने का मतलब है कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, या फिर जिस रंग की प्रकीर्णन अधिक होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सबसे अधिक किस रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, तो याद रखना लाल। लाल रंग जो है ना, लाल रंग इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, तो इसका प्रकीर्णन कम होगा। ओके हमारे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? देखो अभी मैंने आपको बताया कि तरंग दैर्ध्य जो है ये प्रकीर्णन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो आपने बताया बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आपसे क्या गया कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो जिसका तरंग दैर्ध्य बिल्कुल कम होगा उसी का प्रकीर्णन अधिक होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी बैगनी। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर पहले। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर बैगनी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, की किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? अब वही आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से क्या मापता है? पल्सर, एटॉमिक क्लॉक, क्वार्ट्ज क्लॉक या फिर व्हाइट डॉर्क? राइट आंसर होगा हमारे प्यारे भाई क्वार्ट्ज क्लॉक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन्हें सबसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार सभी प्यारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने मित्र को भी ले आइए, क्योंकि गाइस ये क्लास आपकी काफी ज्यादा बेहतरीन होती है, डेली क्लास आपकी होती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आप सबको पता है? ऑप्शन डी 7 प्रकार के होते हैं, और इन रंगों के क्रम को हम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं, विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है? देखो प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी? आप सबको पता है कि प्रकाश की गति सबसे पहले रोमर के द्वारा मापी गई थी। और गाइस प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो है ये कैसी होती है आपसे पूछा गया है, तो देखो इसकी गति एक समान होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? आप सबको पता है कि परावर्तित तो होगी नहीं नीली, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिए। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो है कैसी दिखाई देगी? करेक्ट आंसर क्या होगा? काली। करेक्ट आंसर क्या होगा? काली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये किस अवधारणा की पुष्टि करता है? देखो ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है ना, वो क्या है कि यदि यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाएगा, तो जो किया गया कार्य होता है वह उसमें उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है। तो ऊष्मा मतलब ऊर्जा की बात की गई ना, यदि यांत्रिक ऊर्जा को, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। अभी यहीं पर बात कर लेते हैं गाइस हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में। देखो ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है ना, ये ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को बताता है।
क्या बताता है? ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। और ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है ना, वो ये बताता है कि यदि किसी पदार्थ के तापमान का जो परम शून्य जो फ्रेंड्स परम शून्य ताप होता है ना, वो कभी भी घटाया नहीं जा सकता। किसी भी पदार्थ के तापमान को परम शून्य तापमान तक घटाया नहीं जा सकता। ये तीनों आपके क्लियर हो चुके हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मारोधी है। ऊष्मारोधी जो है वो सबसे कम यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर बताएंगे एल्यूमिनियम, हवा या फिर कांच या फिर पत्थर। देखो, सबसे कम ऊष्मारोधी आपसे पूछा गया ना, करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? एल्यूमिनियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पायरोमीटर जो है ये किसे मापने के लिए लाया जाएगा? अब आप सबको पता है वायु दाब जो है गाइस, ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। तो बचा क्या मेरे प्यारे भाई? उच्च तापमान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर जो है ये उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए किस तापमान की जरूरत होती है? पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए किस तापमान की जरूरत होती है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि केल्विन जो है ये किसकी इकाई है? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि केल्विन जो है ये किसका मात्रक है? विद्युत धारा, ज्योतिर्मय या फिर बल या फिर तापमान? बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। देखो, ज्योति तीव्रता कैंडेला हो जाएगा, विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा, बल हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन, लेकिन तापमान का जो मात्रक होता है ना, ये क्या होता है? केल्विन। तो हमारे प्यारे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी तापमान। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन तापमान बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूखी बर्फ या फिर जो ड्राई आइस होती है वह क्या है? बर्फ के क्यूब और नमक या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर द्रव नाइट्रोजन या फिर बर्फ के क्यूब और बुरादे? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस जो है ये क्या है? क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल सही है, जो सूखी बर्फ है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। राइट आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाई? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जब प्रकाश किसी सतह से परावर्तित होती है तब इसकी निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रकाश किसी भी सतह से परिवर्तित होगा तो इसमें कौन सी ऐसी राशि है जो परिवर्तित नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश अगर किसी भी सतह से परिवर्तित होगा तो उसका वेग निश्चित रूप से बदलेगा। माध्यम बदलने पर बदलता है, आपको पता है। आयाम भी बदलेगा, तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो उसकी आवृत्ति है मेरे प्यारे भाई, वो कदापि चेंज नहीं होती, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आवृत्ति। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? देखो, पराध्वनि आपसे कहा गया है, पराध्वनि जो गाइस है ये कौन सा जानवर उत्पन्न कर सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पराध्वनि जो होती है गाइस ये 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक ध्वनि होती है उसे पराध्वनि ध्वनि कहा जाता है। और इसे सुन कौन कौन सकता है? देखो, कुत्ता जो है ना, कुत्ता बिल्ली ये सब सुन सकते हैं पराध्वनि ध्वनि को, लेकिन मनुष्य इस ध्वनि को सुन नहीं सकता है। ठीक है, अब आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सा इसमें जानवर है जो उत्पन्न करता है? तो पारपोइसेस, पारपोइसेस ऐसा जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न करता है। ये एक गाइस जो ब्लू होल होती है ना, ब्लू होल, उसी प्रकार होता है ये भी जानवर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हमारे प्यारे भाई, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट? मतलब कहने का है कि इनमें से किस माध्यम में जो साउंड ध्वनि है उसकी जो गाइस यात्रा है या फिर जो गति है वो किस में अधिक होगी? इंग्लिश में आ गया था तो मैंने सोचा ले लिया जाए, कोई मतलब नहीं है इसका। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट?
तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर सॉलिड्स, कहने का मतलब है जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि ठोस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ठोस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ध्वनि तरंगों, कहने का मतलब है कि साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्वनि तरंगे 330 से 350 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से यात्रा करती हैं, कथन बिल्कुल सही है। ये मैकेनिकल यानी यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्या यह सही लिखा गया है? बिल्कुल गलत। ध्वनि तरंगों के जो साउंड वेव्स लिखी गई है, इन्हें गाइस माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए गाइस जो ध्वनि तरंगे हैं ये निर्वात में गाइस यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? इन्हें यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं बल्कि होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ध्वनि तरंगे फिर खाली स्थान है में यात्रा नहीं कर सकती, कहने का मतलब है ध्वनि तरंगे इनमें किसमें यात्रा नहीं कर सकती। मैंने अभी आपको बताया कि ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात में गाइस ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात, कहने का मतलब है खाली स्थान में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खाली स्थान में। सबसे अधिक वायु में हो, सॉरी सबसे अधिक स्टील में होगा। ठीक है, ठोस में। ओके मेरे प्यारे भाई, ठोस में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके आयाम से है, उसकी प्रबलता से है, उसके तारतम्य से है या फिर उसकी गुणवत्ता से है। बताएंगे सही आंसर क्या होगा? ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उससे किसकी है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ध्वनि तरंगों का जो गाइस ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये उसके तारतम्य से संबंधित है। इसी के कारण गाइस, इसी तारतम्य के कारण जो ध्वनि होती है ये तीक्ष्ण या फिर पतली होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाई? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही ऑप्शन बता रहे हैं, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? इसे महाविस्फोट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी जो है ये किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव से। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर बात कर रहा है कि अगर बम विस्फोट होता है, अगर बात की जा रही है, ठीक है, तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। देखो, ना तो 10 मिनट बाद सुनाई देगी, ना तो 20 मिनट बाद सुनाई देगी, ना तो 1 घंटे, आधे घंटे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता है कि चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में माध्यम का परिवर्तन होगा, यानी कि वहां पर निर्वात तो हो जाएगा। और गाइस जो ध्वनि है ना, ये निर्वात में गमन नहीं करती, तो वो सुनाई ही नहीं देगी। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? इनमें से कोई नहीं, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ए बी सी डी मत बताओ, डी आंसर करेक्ट बताओ। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से असत्य को चुने, कहने का मतलब है इनमें गलत क्या है। देखो, हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, कहने का मतलब हर्ट्ज जो है गाइस ये आवृत्ति के मापन की इकाई है। बिल्कुल सही है, तो बात सही लिखी गई है। केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, ये भी सही लिखा गया है। बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई, देखो ये गलत लिखा गया है। बेल जो है ये वातावरणीय दबाव मापने की इकाई नहीं है, बल्कि ये ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई है। आप सबको पता है गाइस कि जो 1 डेसिबल बराबर होता है वो कितना होता है? 1/10 गुणे 1 बेल। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। बेल जो है ये वातावरणीय दबाव मापने की इकाई नहीं बल्कि ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई होती है, यही यहाँ पर गलत लिखा गया है। ओम विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन के सामान्य तारतम्य या फिर तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारतम्य कैसा होगा? एक पुलिस की गाड़ी, जैसे मान लीजिए भविष्य में आप पुलिस बनने वाले हैं, तो आगे चल करके आप बताओ, जब आप गाड़ी अपनी लेकर चलोगे ना, उसमें सायरन जो होती है हाँ हाँ करते बोलता है, तो गाइस अगर आप उसे बजाओगे तो किसी भी प्रेक्षक से अगर दूर जा रही है तो सायरन का जो सामान्य तारतम्य है वो उसके सापेक्ष ध्वनि का जो तारतम्य है वो कैसा होगा?
बिल्कुल से वो कम होगा। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? कम होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए। तो जो भी प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है, आप सबके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। याद रखिएगा अभी थोड़ी देर बाद आपकी क्लास होगी मैथ की, जो कि बेहतरीन क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास होगी। 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे सर, जो कि 8:15 पर शुरू होगी। तो आप सभी प्यारे भाई बहन जरूर आएंगे। आप सभी एक बार कमेंट्स करके जल्दी जल्दी बता दीजिए कि कौन कौन मैराथन क्लास में आने वाला है मैथ की। फटाफट आप सभी बता दीजिए मैथ के मैराथन क्लास में कौन कौन आएगा, फटाफट आंसर बताइए। और आप सभी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो गाइस इसकी क्लास की पीडीएफ हो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।